हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 जो अभी शुरू हुए हैं कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11 सेमिस्टर 1 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। ठीक है बच्चों, इसी को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कूल खुल गए हैं, सेमिस्टर 1 का क्लास आप लोगों का शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा कॉस्टिंग का। तो अभी जो हम करेंगे इस चैप्टर का बिल्कुल डिटेल्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और जो नोट्स के बेसिस में आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में उतारते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ साथ में आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में जो नोट्स है वो आप कॉपी करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए भी स्टार्ट करें। चलिए, पहले हम जानेंगे कॉस्ट क्या होता है। कॉस्टिंग इसको लेके, मतलब कॉस्ट को लेके, तो कॉस्टिंग के ये जो मेन मैटर जो है, जो कॉस्ट क्या होता है। एक्चुअली कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज बनाते हैं, कोई फैक्ट्री में बनाते हैं, तो उस चीज हो सकता है, कुछ सर्विस हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है। अगर कुछ प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो खर्चा होता है आपका, अलग अलग डिफरेंट टाइप का खर्चा होता है। तो जो खर्चा होता है वो खर्चे को एक साथ, मतलब जो एक्सपेंसेस होता है आपका, वो एक्सपेंसेस को एक साथ जोड़ के जो कॉस्ट, मतलब जो टोटल आता है, उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली कॉस्ट। ठीक है, ये तो हमने एक लाइन दो लाइन में आपको बता दिया, ऐसे कॉस्ट बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या क्या खर्चे होते हैं, किस टाइप का खर्चा होता है, वो सब हम आगे जाके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। जो कि कॉस्टिंग का मेन डिस्कशन मैटर ये है कि अलग अलग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा पर्पस में क्या खर्चा हुआ है, फिर उसी हिसाब से उसको जोड़ेंगे, फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे कॉस्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज कॉस्ट, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, चलिए देखते हैं कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। क्या बताया गया, कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको मॉनेटरी टर्म्स से मेजर कर सकते हैं ऐसे कुछ रिसोर्स जो हम यूज करते हैं अपना प्रोडक्शन के लिए, उसका जो कॉस्ट है, मतलब और रेंडरिंग सर्विस, मतलब सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो हम यूज करते हैं जो रिसोर्सेज, उसका जो प्राइस है, मॉनेटरी प्राइस है, उसको जोड़ने से जो आता है वही होता है आपका कॉस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर देते हैं आपको, कॉस्ट मतलब क्या है आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। कॉस्ट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअली एक्सपेंसेस जो आप खर्चे करते हैं, प्लस कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक्सपेंसेस का क्या मतलब है, एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आ सकता है। एक्सपेंसेस का मतलब, एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे एक्सपेंसेस के अंदर आपका मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट। और क्या हो सकता है, लेबर कॉस्ट, मतलब वही जो लेबर आपका वहां पे काम कर रहे हैं। मटेरियल का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल देके आप सामान बना रहे हैं उसका, और जो लेबर आपका वहां काम कर रहे हैं उसके लिए लेबर कॉस्ट लगेगा। और अदर्स और कई तरह का कॉस्ट आपको लगेगा, जैसे आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट। और क्या हो सकता है, फैक्ट्री रेंट हो गया आपका, फैक्ट्री लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी, R+
स्टाफ सैलरी, ETC। इधर काफी सारे खर्चा आपका अलग अलग से होता है, वो आप आगे जाके जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो ये सब खर्चा आपका आता है, ये एक्सपेंसेस के अंदर आता है, और भी कई सारे का खर्चा आ सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन है भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के दौर से आपको समझाए तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मानिए आपका अपना एक मकान है, आपका बिल्डिंग है, आपने उसी बिल्डिंग में आपका प्रोडक्शन का काम पे लगा दिया, कोई चीज आप बना रहे हैं तो अपना बिल्डिंग में अपना रूम पे आपने बना दिया, तो उस रूम का जो रेंट है वो रेंट आप खुद आपको नहीं पे करते। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप वो किसी और को रेंट पे आप वो मकान आप दे देते तो आपको रेंट मिलता। लेकिन अभी अगर आप उसको फैक्ट्री के हिसाब से यूज करते हैं तो आपको रेंट नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो रेंट आपको मिल सकता था अगर आप रेंट पे दे देते तो वो रेंट को हम क्या करते इसके अंदर मतलब एक कॉस्ट के अंदर जोड़ देते। इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो आपने लॉस किया, जो अर्निंग आपका हो सकता था वो आपने लॉस किया, अगर इस काम पे लगाया तो उसके लिए वो लॉस हुआ, आप नहीं कमा पाए। वो जो कॉस्ट है, वो जो लॉस है, दैट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई अर्निंग लॉस्ट, जो आपने खोया है, इसलिए ना अगर आप उसको ऑल्टरनेटिव में यूज करते मतलब लॉस्ट, मतलब क्या लॉस्ट किया आपने, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में जो मिल सकता था, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में मतलब आप सेकेंड ऑल्टरनेटिव यूज करते, आप अगर प्रोडक्शन में इसको यूज ना करके अपना किसी को अगर रेंट पे दे देते आप आपका मौका, तो आपको रेंट मिल सकता था। तो वो कॉस्ट भी आपका इस कॉस्ट के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो मतलब कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस, जिसके अंदर कई सारे जो खर्चा आपने कैश में किया या उधार में मतलब देना है, अभी नहीं दिया, देने वाले हैं, मतलब वो प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो आएगा, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी आपका जुड़ जाएगा, तब आएगा आपका टोटल। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल समझ में आया? चलिए, फिर अगर समझ में आया तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्ट तो आपको समझ में आ गया है, कॉस्ट क्या होता है। अब कॉस्टिंग क्या होता है आप देखिए। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग रिफर्स टू द टेक्निक एंड प्रोसेस। एक तरीका है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट। मतलब कॉस्ट एसरटेन करने के लिए एक तरीका है, मतलब एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। जिस टेक्निक के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट का जो बनाते हैं हम, उसका कॉस्ट कितना पड़ा है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या करना पड़ता है एक्चुअल में, अगर हम कॉस्टिंग करेंगे मतलब किसी का कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अलग अलग आपको बोला आपने, जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट आपको बताया गया, जो अलग अलग खर्चे आपने किए हैं, ये सब डेटा को आपको कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करना है और प्रॉपर तरीके से पर्पस वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। करने के बाद उसको जोड़ के टोटल कॉस्टिंग, ये जो तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। जिस टेक्निक से हम किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है देखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज and for the presentation of suitable arrangement of data for the purpose of control and guidance of management। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है कि जो डेटा है उसको जुगाड़ करे, उसके बाद उसको क्लासीफाई कर। डेटा मतलब किस चीज का डेटा? कॉस्ट रिलेटेड डेटा, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो मटेरियल बना रहे हैं, उसके लिए जो अलग अलग रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो कॉस्ट लगता है
उस कॉस्ट का जो डेटा है उसको पहले कलेक्ट करे, उसके बाद उसको क्लासीफाई करे, अलग अलग करके बांट ले, अलग अलग किस टाइप का कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये अदर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इस तरह से उसको पहले क्लासीफाई करे। करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करे और उसको प्रॉपर तरीके से जो एक्सपेंडिचर है उसको अलग अलग कॉस्ट सेंटर वाइज उसको एलोकेट किया जाए और उसके बाद कॉस्ट को कैलकुलेशन किया जाए। फिर कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करें उसके लिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाए, जो कि मैनेजमेंट को बाद में हेल्प आए, क्योंकि मैनेजमेंट को काफी सारे डिसीजन लेना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। उस डिसीजन लेने के लिए ये जो डेटा है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो उसका काम आता है। तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन या एमआईएस जिसको बोला जाता है उसको बनाए, जो कि कहाँ से मिल सकता है एमआईएस, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से मैनेजमेंट को कॉस्ट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वो मिल सकता है, जिसमें उसका फ्यूचर डिसीजन लेने का हेल्प होगा, उसको हम लोग को गाइडेंस देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग अभी बताया गया कॉस्ट अकाउंटिंग ये है, हम इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भाई हम क्यों करते हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही कुछ बोला गया है जिसमें आपको पता चल ही रहा है कि कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों भाई हम कॉस्टिंग करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्यों कॉस्टिंग करते हैं, मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन क्यों करते हैं हम देखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉस्टिंग क्यों किया जाता है। एक एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट एसर्टेनमेंट मतलब कोई भी चीज आप बनाते, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते, उस प्रोडक्ट को या सर्विस को मतलब प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या खर्चा आपको करना पड़ा और टोटल कितना कॉस्टिंग आपके पास आया, कितना खर्चा आपका टोटल हुआ, वो कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो फिर कोई भी प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट है दोनों ही आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप उसी हिसाब से उस चीज को मार्केट में बेचने के लिए उसका प्राइस फिक्स कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एसर्टेनमेंट करने के लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, जो कॉस्ट आपको वो बेयर करना पड़ता है, तो अलग अलग कॉस्ट सेंटर में या अलग अलग पर्पस में आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग अलग तरीका है जिस तरीके से उसको कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। मतलब जैसे कि बजटिंग किए जाते हैं, पहले से बजट किया जाता है या कुछ स्टैंडर्ड बना दिया जाता है किस चीज के लिए कितना लेबर आवर्स लगना चाहिए, कितना मटेरियल लगना चाहिए, उसके एक स्टैंडर्ड पहले से हम लोग ठीक करके रखते हैं। उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काम हो रहा है, कॉस्ट पड़ा नहीं पड़ा, कॉस्ट कैलकुलेशन करने के बाद वो पता चलता है। जैसे वो पता चला कि ज्यादा खर्चा हो गया या कम खर्चा हो गया, फिर आपको समझ में आएगा। अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो निकल के फिर उसका सोल्यूशन निकाले और उस हिसाब से कॉस्ट को अपना बरकरार रखे या कॉस्ट को कम करने की तरीका ढूंढे, किसी और तरीका ढूंढे, किसी और प्रोसेस अप्लाई करे जैसे कि कॉस्ट कम पड़े, आपका खर्चा कम। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत है। नेक्स्ट होता है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अभी आपको बताया फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर आप कोई सामान बना रहे, उस सामान को मतलब प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आप किस तरह से ठीक करेंगे कि उसका प्राइस क्या होगा, किस प्राइस में आप बेचना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपका जितना खर्चा हो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना खर्चा पड़ा, मतलब आप प्रोडक्ट जो बनाए उसके लिए जो जो खर्चा पड़ा उस खर्चे को टोटल करके जो जितना टोटल कॉस्ट आपका आया और एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर उसके साथ आप कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे, जोड़ के फिर आप उसको सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो एक्चुअली सेलिंग प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट के साथ आप प्रॉफिट जोड़ के फिर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट ही हम जोड़ेंगे, कभी लॉस नहीं माइनस करेंगे या जोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं, लॉस के लिए बिजनेस नहीं करते हैं। तो जरूर आप और कॉस्ट जितना पड़ा उतने में भी आप नहीं सेल करेंगे, क्योंकि आपको कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, आपका परिवार है भाई, परिवार चलाना है, उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको चाहिए।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस निकालना पड़ता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहे, कॉस्ट तो आपको निकालना है। कॉस्ट अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरह से प्रॉफिट किसके साथ जोड़ेंगे कि सेलिंग प्राइस आ जाए। तो इसलिए कॉस्ट जो कैलकुलेशन है सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत ही जरूरत है। इसके अलावा आप सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। अब अगर आपने किसी तरह से ऐसे आपने मान ली चलो इसको बेच देते हैं 10 रुपीज में, ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका खर्चा कितना हुआ। पता चला बाद में आपका 12 रुपया खर्चा हुआ और आपने 10 रुपये में उसको बेच दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं था कॉस्ट कितना पड़ा। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाए। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट होता है एसरटेनिंग द प्रॉफिट और लॉस। सेम मैटर है, अगर आप मार्केट में कोई चीज, मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट में प्राइस जो है वो फिक्स है, लेकिन आपका कॉस्ट अगर आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, कॉस्टिंग अगर आपके पास नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो तो समझ नहीं पाएंगे। अगर मानिए कि ये सेलिंग प्राइस मार्केट का कंपटीशन मार्केट है, ये फिक्स है, तो आप जो बना रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये कैसे पता चलेगा आपको। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगी कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपका, तब तक ये प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं पता चलेगा। ठीक है ना। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, है कि नहीं। तो सेलिंग प्राइस आपको पता है लेकिन कॉस्ट अगर नहीं पता तो आप कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए पहले आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो सेलिंग प्राइस है उससे आप कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको माइनस करके आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा, कितना प्रॉफिट आया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 10 रुपीज और कॉस्ट आपका पड़ रहा है 8 रुपीज, तो आपको पता चला ये आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपके पास आ गया कितना, ₹2, है ना। तो ये 8 रुपीज जो है वो आपने कैलकुलेशन किया था, आपको कैलकुलेशन करके मतलब कॉस्ट निकाल के मिला था, तब जाके आपने 1-2 रुपया जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आपको पता चला। अगर आप कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते तो आपको नहीं पता चला। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, प्रॉफिट असरजन करने के लिए या लॉस, अब लॉस भी हो सकता है। अगर यहाँ आपने 8 रुपये में ना हो कि इसको 12 रुपये में अगर बना रहे हो और 10 रुपये में बेच रहा है तो आपका 2 रुपये लॉस भी हो सकता है। जो भी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो रहा है वो जानने के लिए आपको कॉस्ट का असरटेनमेंट बहुत जरूरी है, मतलब कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट आपका बन रहा है, जिस कॉस्ट में आप सामान बना रहे हैं उसको किस तरह से रिडक्शन किया जाए। अगर हम अलग अलग पार्ट वाइज कॉस्टिंग कैलकुलेशन करें, पार्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करें, कॉस्ट सेंटर वाइज या पर्पस वाइज खर्चे को हम अलग अलग करें तो हमको पता चलेगा कौन सा पार्ट में कितना खर्चा हो रहा है। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है कि भाई इतना खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा क्यों हो रहा है, या कुछ और तरीका अपना है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हम कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे तो हमको पता चलेगा कहाँ लैक हो रहा है, कौन सा मेथड बेटर होगा वो हमको समझ में आएगा, फिर हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे तो फिर कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं, अगर आप कॉस्टिंग अप्लाई करते रहे, मतलब कॉस्टिंग आप करते रहे तो एम्प्लॉयज का जो एफिशिएंसी है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, आपको पता चले तो उस हिसाब से आप अपना स्टेप लेंगे तो फिर एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं तो उसको आप रिवार्ड दीजिए, फिर वो हैप्पी हो जाएगा, वो और अच्छा काम करेगा, और साथ साथ में बाकी जो एम्प्लॉयज है वो भी और अच्छा काम करें। लेकिन वो पता कैसे चलेगा, अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो हर एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी आपको पता चलेगा। जो इनएफिशिएंट है उसको भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो फिर अपना एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप कॉस्टिंग नहीं करेंगे ये भी आपको नहीं पता चलेगा कौन सा एफिशिएंट लेबर है, कौन सा इनएफिशिएंट लेबर। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए भी आपको रेगुलर कॉस्टिंग का जरूरत है। मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, अलग अलग पार्ट वाइज कैलकुलेशन। क्लियर। चलिए
एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए जो जो अलग अलग एक्सपेंसेस हम लोग कुछ बनाने के लिए करते हैं, जैसे लेबर के लिए खर्चा करते हैं, मटेरियल के लिए खर्चा करते हैं, कुछ फैक्ट्री रेंट के लिए खर्चा करते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग है, अलग अलग ऑफिशियल कुछ काम के लिए खर्चा करते हैं। तो अलग अलग जो खर्चा हम करते हैं उस खर्चे को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके कौन सा खर्चा किस पर्पस में हुआ है, कौन सा लेबर किस काम पे लगा है, या अलग अलग जॉब अगर डिवाइड है तो पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सा मटेरियल लगा, कौन सा लेबर काम किए, कितना टाइम उसमें काम किए, ये सब अगर अलग अलग से हम एनालाइज कर ले तो फिर प्रॉपर तरीके से वो जो एक्सपेंसेस है उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। मतलब जो प्रोडक्शन का अलग अलग डिपार्टमेंट है या अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए हम अलग अलग से उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और प्रॉपर तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अभी आपको बता रहे थे कि लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है, वो भी आपको पता चलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी कितना अच्छा है, बुरा है, या इंडिविजुअल लेबर का एफिशिएंसी कितना है, वो भी आपको कॉस्टिंग करने से पता चल जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड बना के रखा है, आपने स्टैंडर्ड बना के रखा है कि भाई हमारा इतना खर्चा होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर आपका खर्चा हो रहा है तो, या ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है या ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आपका एफिशिएंसी अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो तो अच्छा है, अगर कम हो तो एफिशिएंसी सही नहीं है, ऑन द मार्क नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एम्प्लॉइज है वो जो काम कर रहा है वो उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज्यादा कर रहा है, कम कर रहे हैं, मतलब उसका एफिशिएंसी अच्छा है, बुरा है, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय कितना बनाते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड किया हुआ है, तो वो कितना बना रहा है और कम है या ज्यादा है, आपको अगर पता चले तो भी आप उसको समझ पाएंगे कि उसका एफिशिएंसी क्या है। तो इस तरह से अगर आप कॉस्टिंग करेंगे तो एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का भी और साथ साथ में इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का, वर्कर का भी आपको पता चल जाएगा और उसके हिसाब से उसको आप रेम्युनरेशन भी दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट होता है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन में किसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है? मैनेजमेंट का। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करते हैं कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, वो लोग बजट करते हैं, तो उसके लिए जो कॉस्टिंग का जो डेटा है, जो कॉस्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई चीज बनाने का जो खर्चा कितना लगा, किस पर्पस में क्या क्या खर्चा हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट को आगे कुछ डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ाए या घटा दिया जाए या कुछ चेंज किया जाए, मेथड चेंज किया जाए, ये सब के लिए उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कॉस्टिंग से मिलता है और कॉस्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। असिस्ट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट का काम क्या है, इस डिपार्टमेंट का काम है कि फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक रखना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितना फाइनेंस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसका अरेंज करना और प्रॉपर तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कॉस्टिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर हम जितना प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं, आगे बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कितना खर्चा हो सकता है, कितना पॉसिबल एक्सपेंसेस हमारा हो सकता है, वो पहले से हमको पता चल जाता है। अगर ये एक्सपेंसेस कितना लगेगा, कितना खर्चा लगेगा पहले से पता चले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है, वो पहले से अपना वो जुगाड़ करके रखे, बंदोबस्त करके रखे, रिसोर्स जो है, जहाँ सोर्स जो है, मतलब कहाँ से वो आ सकता है उसका बंदोबस्त करके रखे, तो फिर इसको हेल्प मिलेगा कि पहले से वो बंदोबस्त करके रखे। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं आएगा तो फिर वो ये काम कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कॉस्टिंग का जो हिसाब किताब जो इन्फॉर्मेशन है वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसको बहुत हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए और प्रॉपर तरीके से फाइनेंस करने के लिए, जुगाड़ करने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट्स करते रहिए कि फिर हमको पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपका पहले दिया हुआ था, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है आपको पता चला, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग,
अब कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर्स क्या फीचर्स इसमें है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये फाइनेंशियल अकाउंट से थोड़ा सा अलग से एक अलग सा ब्रांच है, ठीक है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये अलग एक ब्रांच है, ये फाइनेंशियल अकाउंट के साथ बिल्कुल एक साथ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सा ब्रांच है जिसमें पर्टिकुलर काम होता है कि कोई मटेरियल जो कोई सर्विस हम लोग रेंडर करते हैं या कोई मटेरियल बनाते हैं उसका कितना कॉस्ट पड़ता है और अलग अलग कॉस्ट जो फैक्टर्स वगैरह है उसी को लेके यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अलग अलग कॉस्ट सेंटर, अलग अलग कॉस्ट का डिपार्टमेंट, सबके अलग अलग करके हिसाब किताब, इसमें पूरा कॉस्टिंग रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन वगैरह, कॉस्टिंग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, ये सब इस ब्रांच में किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक साथ नहीं है, पार्ट नहीं है, थोड़ा सा बहुत उसके साथ जरूर हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंट को जरूर ये हेल्प करता है, लेकिन ये अलग सा एक ब्रांच है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया, नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। डेफिनेटली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ पर्पस कुछ और है और इस कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस कुछ और है, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हेल्प करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़ के हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो काम हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना जगह पे है, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने जगह पे है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हिसाब किताब है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बिल्कुल हटा के हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड अप्लाई कर देंगे तो बिजनेस का हिसाब किताब चलेगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आप देखेंगे तो एज अ होल प्रॉपर पूरा एक साथ कंबाइन हिसाब किताब करते हैं। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो पर्टिकुलरली कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग का क्या मतलब कोई चीज बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ता है और कॉस्ट रिलेटेड जो चीज है उसी में वो काम करता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एज अ होल बिजनेस का कितना टोटल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है वो हिसाब किताब होता है। फिर आगे बढ़े, प्रोवाइड्स कॉस्ट इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन काम है, कॉस्ट रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली कॉस्टिंग का जो डेटा है ये मैनेजमेंट जनरली यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए, अलग अलग मैटर में डिसीजन लेने के लिए कॉस्टिंग का जो डेटा है उसका जरूरत पड़ता है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो काफी सारे इंफॉर्मेशन, कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, जो कि उनके लिए बहुत ही। फिर आगे बढ़े, सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए इसमें क्या है कि कॉस्ट जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है ये अलग अलग मेथड अप्लाई करता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। जैसे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाया गया है, बजटिंग बनाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पहले से ही कोई भी चीज बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड लेवल लगता है, कितना मटेरियल लगता है, उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर खर्चा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो पता चलता है जब हम कॉस्टिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्टिंग के थ्रू। मतलब अगर ज्यादा हो रहा है तो क्यों हुआ उसको फिर ढूंढे, क्यों हुआ उसके कारण ढूंढे, फिर उसको सॉल्व करें, फिर कॉस्ट को अपना काबू में रखें। या कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं। कहीं कहीं जगह ऐसे होता है कि कॉस्ट हमारा क्यों वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है, मतलब कॉस्ट मतलब जो मटेरियल या लेबर जो भी वेस्टेज हो रहा है वो पता चलता है कॉस्टिंग के थ्रू और उस हिसाब से उसको फिर कंट्रोल किया जाता है, तो फिर कॉस्ट रिडक्शन भी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कुछ प्रिंसिपल्स रूल्स जो है उसको हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। हर जगह नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं जगह हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रूल्स है या प्रिंसिपल्स है उसको हम लोग यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लोग आप लोग और अच्छा इसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगा। जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आगे करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो आप आज हम बोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत में है, आप लोगों को इतना पूरा आइडिया नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पूरा आइडिया नहीं है, कॉस्टिंग का भी पूरा आइडिया नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपको समझना पड़ेगा और आप समझ भी जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ये जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरफ से साइंस है और एक तरफ से आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि ये एक्वायर्ड नॉलेज जो है वो साइंटिफिकली नॉलेज गैदर किया जाता है और उसी हिसाब से इसको कैलकुलेशन वगैरह होता है। और दूसरी आर्ट क्यों है? आर्ट इसलिए है कि जो मैनेजर, जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो इसको मेंटेन करते हैं, उसका नॉलेज, उसका स्किल और उसका काम करने का तरीका जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा तरीके से वो रिप्रेजेंट कर पाए कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग वो अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर पाए, वो उनका एक अलग से आर्ट है, स्किल है, तो इसलिए इसको हम आर्ट बोल सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरफ से साइंस है और दूसरी तरफ से उसको आर्ट भी बोल सकते हैं। आप देखिए इसके थ्रू आपको ये जो पॉइंट्स आपको बता रहा है, इसी के आधार पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप तैयार रहिएगा। चलिए अब हम आते हैं स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग सिस्टम। अब देखिए इसमें कॉस्टिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक पार्ट है कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है कोई भी चीज बन रहा है तो उसके लिए जो कॉस्ट पड़ता है उसको अलग अलग तरीके से एनालाइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेशन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉस्ट को कंट्रोल में मतलब काबू में रखना, ये कॉस्ट अकाउंट सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है जो कि कॉस्टिंग सिस्टम, जो कि मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल। आपको बताया गया है, पहले ही बताया है, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। ये कैसे कॉस्ट कंट्रोल करते हैं? ये कुछ मेथड अप्लाई करते हैं जिस मेथड के थ्रू कॉस्ट को अपना काबू में रखते हैं कि कॉस्ट अपना काबू से बाहर ना जाए, मतलब ज्यादा ना हो जाए कॉस्ट। तो उसको कॉस्ट को काबू के रखने के लिए जनरली क्या होता है कि ये लोग बजटिंग करते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है और कॉस्ट अकाउंटिंग ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत है। नेक्स्ट होता है फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। अब देखिए फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, फ्यूचर में कितना क्वांटिटी हम बनाएंगे और उस क्वांटिटी बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल कितना लगेगा, कौन सा कितना लेबर लगेगा, कितना अदर्स खर्चे होंगे, ये सब के बारे में पहले से जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन, अलग अलग कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं। जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस में, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पे मैनेजमेंट अपना बजट करते हैं, फ्यूचर के लिए कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कितना मटेरियल, लेबर जो भी लगेगा कितना लगेगा उसका बजट कर पाते हैं। उसके हिसाब से कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए उसका भी बजट पहले से कर सकते हैं। मतलब कैश कितना लगेगा, कैश बजट बनाते हैं। परचेज कितना करना पड़ेगा, परचेज बजट बनाते हैं। आगे सेल्स कितना हो सकता है उसका सेल्स बजट वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से जो कितना कॉस्ट पड़ सकता है, कितना उसके लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, उसका बजट पहले से कर सकते हैं। किस तरह से कि कॉस्टिंग का जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे करते हैं। फोरकास्टिंग करते हैं किस तरह से, जैसे कि अभी जो कॉस्ट बढ़ रहा है, इन फ्यूचर जो कॉस्ट का जो ट्रेंड है कि हर साल मटेरियल का कॉस्ट शायद 10% बढ़ रहा है, तो आगे जाके हम यही पकड़ के चलेंगे 10-15% फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा मटेरियल का। इस तरह से हम पहले से फोरकास्ट करके उसका एक प्रॉपर तरीके से बजट कर पाएंगे और प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चले रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से कॉस्टिंग रिलेटेड जितने सारे इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉर्म में रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट के सामने देते हैं, जिसमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्प हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट के थ्रू काफी सारे रिपोर्ट मिलता है, कॉस्ट रिलेटेड रिपोर्ट मिल जाते हैं जो कि मैनेजमेंट को फायदा करते हैं, मतलब मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो इंफॉर्मेशन जो MIS बोला जाता है, उस इंफॉर्मेशन स्पेशली कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू
मैनेजमेंट को मिलता है। मतलब मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को मिलता है उनका डिसीजन के लिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? कॉस्ट कंपैरिजन। अब देखिए कॉस्ट जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारा जो कॉस्ट है हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा है उसका या कम है, या हमारा जो अलग अलग प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कंपैरिजन करके देख सकते हैं किस में कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, किस में कम पड़ रहा है, या किस में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, किस में प्रॉफिटेबिलिटी कम है। ये हम कॉस्टिंग करने के बाद कॉस्टिंग का इन्फॉर्मेशन उसको लेके हम ये कंपेयर कर सकते हैं और उसी के आधार पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट कम बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएं, वो डिसीजन भी हम ले सकते हैं। क्योंकि कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी कम है, किस प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर करने का एक मौका मिल जाता है। अच्छा, फिर लास्ट कॉस्ट रिडक्शन। पहले भी आपको बताया गया कि कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं क्योंकि कॉस्टिंग के जो इन्फॉर्मेशन, कॉस्टिंग के जो तरीका है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटिंग, ये सब हम अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू पता चलता है कि कॉस्ट हमारा ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है और कौन सी जगह पे अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो समझ के फिर उसको निकाल के फिर कॉस्ट रिडक्शन के लिए अलग अलग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं, कुछ स्कीम चेंज कर सकते हैं, कुछ तरीका चेंज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए अब हम आएंगे फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी आपको समझ में आया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया, फीचर समझ में आया, स्कोप क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आपको समझ में आया। अब देखिए जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं आप जरूर इसको कॉपी में लिखिए क्योंकि ये जो नोट्स है आपका एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्प होगा। आप देखिएगा इसके बाद जब हम और एक लेक्चर है इसके ऊपर हम बनाएंगे, उसके बाद हम कंप्लीट चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम एमसीक्यू सेशन में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, जो नोट्स आपको दे रहे हैं, उसी के आधार पे ही सब एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। तो इसलिए आप जरूर इसको कॉपी करके रखिए और डेफिनेटली आप हमारे साथ साथ में करते भी रहिए, सुनते भी रहिए, समझते भी रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या काम करते हैं, आपको जरूर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन फर्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट सेंटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या कॉस्ट सेंटर्स है। कॉस्ट सेंटर को आपको पहले आपको नहीं बताया गया, बाद में हम बताएंगे कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है। अभी बोल देते, थोड़ा बहुत आपको समझा देते। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि जिस पार्ट के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस मशीनरीज के लिए, ये मशीनरीज हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, इसके लिए हम कॉस्ट बेयर करते हैं, मतलब खर्चे करते हैं, उसको बोलता है कॉस्ट सेंटर। जैसे एक सुपरवाइजर है, उसके लिए जो खर्चा होता है एक कॉस्ट सेंटर हो गया, उसके लिए खर्चा होता है। जैसे एक मशीन शॉप हो गया, एक मशीन बैठे हुए मशीन के लिए हमारा कुछ खर्चा होता है, वो हो गया। जैसे प्रिंटिंग के लिए कुछ खर्चा होता है, प्रिंटिंग वाला पोर्शन हो गया। इस तरह से एक स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट के लिए हमको खर्चा करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइड करते हुए उनको सैलरी देना, ये जो खर्चा करना पड़ता है इसको बोला जाता है। जैसे स्टाफ है, स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, तो ये जो स्टाफ है, सुपरवाइजर है, मशीन शॉप है, ये सब हमारा एक कॉस्ट सेंटर है जिसके लिए हम कॉस्ट बेयर करते हैं। तो पहला काम क्या होता है, हम अलग अलग से इस तरह का जो कॉस्ट सेंटर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर है, इसके लिए खर्चा, ये कॉस्ट सेंटर है, ये कॉस्ट सेंटर है, इस तरह से पहले हम आइडेंटिफाई करें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक काम है कि पहले कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ हमारा खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट बिटवीन वेरियस कॉस्ट सेंटर्स। पहले जैसे कॉस्ट सेंटर को हमने जैसे फाइन किए, उसके बाद काम क्या है, जो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, जो कॉस्ट हम मतलब जो खर्चे हम कर रहे हैं, उस खर्चे को प्रॉपर तरीके से अलग अलग कॉस्ट सेंटर, जितने कॉस्ट सेंटर्स है उसके अलग अलग से उसको क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आफ्टर रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइजिंग करेंगे, उसके बाद डिफरेंट कॉस्ट सेंटर के आपस में ये खर्चे बांट दिया जाएगा। वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में, वो प्रॉपर तरीके से हम उसको
बांटेंगे उसका अलग अलग प्रॉपर मेथड रहेगा, जिस मेथड के थ्रू हम उसको अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर से हम बोल सकते हैं सेपरेट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये सब कॉस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो अलग अलग करके उसको क्लासीफाई करके अलग अलग डिपार्टमेंट में हम इसको चार्ज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट होता है ascertainment of total cost of the goods produced or service rendered by the enterprise during the particular period। एक पीरियड में मतलब एक साल में, एक मंथ में टोटल कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ है और उसके लिए टोटल कितना खर्चा हुआ है वो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कॉस्टिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है वो टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करना, कितना प्रोडक्ट बना है और कितना टोटल उसके लिए खर्चा है। नेक्स्ट होता है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स आपने बनाए हैं या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो गुड्स आप सेल कर रहे हैं, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए फिक्स करना कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। मतलब आपको पहले ही बताया गया इसका ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन करना, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल में, काबू में रखना, कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए। और दूसरी बात है कि कॉस्ट कितना कम किया जाए, कितना खर्चा कम किया जाए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। क्योंकि जितना कॉस्ट आप कम करेंगे उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं कि कॉस्ट कम करने के चक्कर में आप प्रोडक्ट को खराब करेंगे, प्रोडक्ट लो क्वालिटी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट को आपको ठीक रखना है। फिर जो वेस्टेज हो रहा था आपका उसको रिड्यूस करके आप कॉस्ट कम करेंगे या मेथड चेंज करेंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए, एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी अच्छा हो जाए, वो मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा हो तो कॉस्ट कम करें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करेंगे करके आप कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, ये नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट होता है एडॉप्शन ऑफ adoption of proper remedial measures resist draining misuse of cost। तो इसमें क्या बोला गया कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रेमिडियल मेजर ले, मतलब कि अगर कॉस्ट आपका ज्यादा हो रहा है, मतलब खर्चे ज्यादा होते जा रहा है, कुछ मटेरियल ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेबर लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे तो उसके लिए पैसा जा रहा है, फिर आइडल टाइम जा रहा है। तो इस तरह का अगर होता है तो उसके लिए प्रॉपर रेमिडियल मेजर्स आपको लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इस कॉस्ट को अपना काबू में रख पाए। तो ये काम आपका ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। जो कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग ये काम करेगा। नेक्स्ट होता है एडॉप्शन ऑफ प्रॉपर रेमिडियल मेजर्स इन द वीकर एंड इनएफिशिएंट कॉस्ट सेंटर्स। अब देखिए जैसे आपका जो अलग अलग कॉस्ट सेंटर आपको बताया है, जिस कॉस्ट सेंटर में कौन सा कॉस्ट सेंटर वीक है, अगर कोई कॉस्ट सेंटर वीक है मतलब इनएफिशिएंट है तो उसके लिए प्रॉपर मेजर्स लेना पड़ेगा। किस तरह से वो वीकनेस हटाया जाए, उसको किस तरह से एफिशिएंट बनाया जाए, मतलब उस डिपार्टमेंट को, उस कॉस्ट सेंटर को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जाए, इसके लिए बंदोबस्त कॉस्ट अकाउंटिंग को करना तरीका। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, देखिए एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज बाय अप्लाइंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सच एज मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बोला गया कि वेरियस कॉस्ट ऑफ द एंटरप्राइज बाय अप्लाइंग, क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा। अलग अलग जो कॉस्ट है, कॉस्ट उसको अलग अलग तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या है, अलग अलग टेक्निक है। जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। इस तरह से अलग अलग कॉस्टिंग अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको अलग अलग तरीके से ये मेथड हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट एनालाइज क्यों करते हैं भाई, एनालाइज इसलिए करते हैं कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए ये एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। क्योंकि मैनेजमेंट को आगे फोरकास्ट लेने के लिए या बजट करने के लिए या प्लानिंग करने के लिए ये एनालिसिस करना पड़ता है। जो काम कौन करता है, कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चले फिर
नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इट्स प्लानिंग एंड डिसीजन। अभी आपको बताया कि जो मैनेजमेंट है उसको प्लानिंग करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरत पड़ता है। तो वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं उस मैनेजमेंट को, जिसके थ्रू वो लोग अपना डिसीजन ले पाते हैं, वो लोग अपना फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट ऑफ कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट बिफोर द प्रोडक्शन। अब देखिए, जैसे प्रोडक्शन होने से पहले क्या होता है कि मैनेजमेंट कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसका एक पहले से एक अंदाजा लगा सकते हैं। किसके थ्रू? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू उनको मिल जाएगा पिछले का जो डेटा वो मिलेगा, उसके आधार पे वो पहले से ये समझ पाएंगे कितना प्रॉफिट उनका हो सकता है, कितना सेल वो कर सकते हैं, कितना कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ेगा। आगे, adoption of proper remedial measures after identification of deviation of actual cost and ascertained after the production from the budgeted cost and determined before the production। अब देखिए, जैसे कि आपने एक बजट करके रखा कि हमारा इस पर्पस में इतना कॉस्ट पड़ेगा, ये चीज बनाने के लिए हमारा इतना कॉस्ट पड़ेगा। तो क्या होता है कि बाद में जब आप देखें कि कितना एक्चुअली कॉस्ट पड़ा, तो वो आप जैसे पता चले कितना कॉस्ट पड़ा, जैसे कॉस्टिंग के बाद आपको पता चले कितना कॉस्ट पड़ा, अगर वो इसमें डेविएट करते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उसके लिए रेमिडियल मेजर आपको लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो क्यों ज़्यादा हुआ, तो उसको कम करने के लिए क्या तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, वो अरेंज करना, वो मेजर लेना कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट आपको बोला गया है इवोल्यूशन ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फेजेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जो अलग अलग फेजेज है, अलग अलग पार्ट है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन का कितना एफिशिएंसी है, कौन सा पार्ट कितना एफिशिएंट है, कौन सा पार्ट कितना इनएफिशिएंट है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट करना, इवैल्यूएट करना अलग अलग लेवल में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है बच्चों, क्लियर? मतलब मैंने इसका प्रोडक्शन फेजेज का जो परफॉर्मेंस है वो अप्राइजल करके, इवैल्यूएट करके, एफिशिएंट इनएफिशिएंसी उसको निकालना कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलिए आगे बढ़ते, टू गाइड द मैनेजमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ द इंटरप्राइज। हाँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड अप्लाई करके, अलग अलग मेथड अप्लाई करके, प्रोसेस अप्लाई करके एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं या प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ा सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट को जो गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ा सकते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन या एक तरीका, एक प्रोसेस और टेक्निक जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है उनका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए एंटरप्राइज। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट होता है टू रन द प्रोडक्शन प्रोसेस विद एन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। डेफिनेटली जो हम प्रोडक्शन रन कर रहे हैं, अपना मेन जो आपका जो मेन मोटो है वो है टू मेकिंग प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो फिर कंपनी नहीं चलेगा, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, तो फिर कॉस्टिंग करने का क्या मतलब कॉस्टिंग का मेन मोटो यही है कि कॉस्टिंग इस तरह से कॉस्टिंग किया जाए, कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन किया जाए कि कॉस्ट जितने से ज्यादा कम पड़े, मतलब जितना मिनिमल हो, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, कितना हम मैक्सिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं, वो तरीका अपनाएं और उसके साथ कॉस्ट कम पड़े तो प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, ये काम किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम। तो चलिए फिर आज इतना ही रहे, फिर हम आगे
और बाकी जो पार्ट है इस चैप्टर का इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। ये फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने जिस तरह से आपको ये यहाँ तक आपको फंक्शन तक कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम फिर बाकी पार्ट आपको बाकी जो रहेगा वो खत्म करेंगे। फिर चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके बाद हम आपको MCQs क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको कंटिन्यू करके आपका जो चैप्टर्स है वो जरूर सेमेस्टर 1 एग्जाम होने से पहले, मतलब सितंबर में आपका एग्जाम होने वाले हैं, इससे पहले हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए तो फिर आपको हेल्प हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।